अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर, और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ 8.3। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स और एंगल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर एक ही प्लेन के अंदर कोई लाइंस लाई कर रही हैं, वो इंटरसेक्टिंग हैं, तो उनके दरमियान जो एंगल्स बन रहे होंगे उनको हमने फाइंड आउट करना होगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस पर हम बात करते हैं। मैं फार्मूला यहाँ पे रिपीट करता हूँ, आगे जहाँ पे भी रिपीट होगा किसी एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपने खुद से बताना होगा, और वो है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 या m2 m1, जैसे भी आप प्रोडक्ट करेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस रेफरेंस से हम क्या करेंगे, हम जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे उनके दरमियान का जो एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे। और m1 m2 आप जानते हैं, आप 8.21 पढ़ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्लोप्स। यानी कि कोई भी पॉइंट्स हैं, लाइंस हैं, जो भी हैं, आप उनके स्लोप्स को फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से आप जो है वो उनके एंगल फाइंड आउट करेंगे। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है एंगल्स को फाइंड आउट करना, लेकिन उसी के साथ साथ इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स होंगी वो भी हम किसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे। सो मूव टू दी क्वेश्चन। पहले हम आते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइंस, ये जो है ना, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0 इज, अगर ये दो इक्वेशंस हों और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग हो दो लाइंस का, तो इनके लिए क्या कंडीशन होगी, ये यानी कि मेमोराइजेशन का क्वेश्चन है, उसके लिए ये कंडीशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस के सम सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट दूसरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन क्या है, प्लस और माइनस, तो आपने क्या याद रखना है कि इन दोनों के दरमियान क्या होगा, पॉजिटिव का साइन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, स्लोप ऑफ द लाइन 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कल हमने बहुत डिटेल से जो है ना वो 6-7 फार्मूले पढ़े थे, सिमेट्रिक फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड ऑल दैट। ठीक है, तो एक तो इसका जो स्लोप है वो आप निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अकॉर्डिंग। अब आज हम जो है ना वो इसका स्लोप इधर डायरेक्ट भी निकालते हैं कि जब एमसीक्यूज हो, आपने उसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना हो, तो उसका फार्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, माइनस, अब x के कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, और जो y के कोएफिशिएंट हैं वो -3 है, यानी कि जो साथ साइन भी होगा वो भी शामिल होगा। सो द आंसर इज 4/3। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप छोटी मोटी कुछ साइन की मिस्टेक करेंगे तो कुछ स्टूडेंट जो है वो उसको -4/3 लगाएंगे, कुछ अगर आप इस तरह करेंगे कि y की वैल्यू को पहले लिख देंगे तो वो 3/4 बन जाएगा, और कुछ अगर माइनस का साइन y का पहले लिख देंगे तो वो -3/4 बन जाएगा। यानी कि ये जो चारों एमसीक्यूज के ऑप्शंस हैं, अगर आप थोड़ी थोड़ी इसमें मिस्टेक करेंगे तो ये चारों किसी न किसी हवाले से आपका आंसर आ रहा होगा। तो आपको जो फार्मूला है वो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के इक्वल होता है। सो ये था हमारा सेकंड एमसीक्यूज अबाउट द स्लोप। अब हम आते हैं जिस पे हमारा आज का जो ज़्यादा लेक्चर है वो कंसिस्ट होगा, एंड दैट इज द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द टू लाइंस विद स्लोप्स m1 एंड m2 इज गिवन बाय, आई विल गिव यू द 5 सेकंड। मैंने इस पे जो है वो आपको बता चुका हूँ, फार्मूला मैंने रिपीट किया। आई वांट टू चेक कि आपने कितना उसको जो है वो ध्यान दिया है। आपने आंसर खुद से देना है, यू हैव 5 सेकेंड्स। जी शाबाश जी, एक स्टूडेंट ने आंसर किया है ऑप्शन बी। ओके, एनीवन एल्स? जी ठीक है जी, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 इज द राइट आंसर, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको m1 माइनस m2 नहीं करना। आल्दो जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो उनके अंदर ये मुख्तलिफ तरीके से ना इसकी चेंजिंग आएगी, तो जो चेंज आएगा तो मैं वहाँ पे आपको क्लियर करूँगा कि फार्मूला अगर कोई ऐसी है, ट्राइंगल है, उसमें तो 3 स्लोप्स होती हैं, तो वहाँ पे फार्मूला कैसे बनेगा, तो वो हम क्वेश्चन में ही उसी की बात करेंगे। जो शार्ट क्वेश्चन है, शार्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो लाइंस हैं, L1 और L2 हैं। L1 के ज्वाइनिंग पॉइंट ये हैं, L1 के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 2 0 है और 5 0 है, और जो L2 है उसके पॉइंट हैं 2 0 हैं और 5 5 हैं। अब आपने क्या करना है कि इनका एंगल फाइंड आउट करना है। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको दो स्लोप्स चाहिए, तो L1 है उसका जो स्लोप है उसको मैं M1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये 0 है तो ये सारी जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी।
अब हम आते हैं L2 पे, उसका जो स्लोप होगा वो M2 के इक्वल होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। द आंसर इज 5/3। ये दो हमने स्लोप्स निकाली है। आप जानते हैं कि जो एंगल का फार्मूला होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। इन दोनों को आप शफल कर सकते हैं, m1 m2 आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दरमियान में पॉजिटिव वैल्यू है। अब आते हैं इनकी वैल्यूज पे। सो tan थीटा इज इक्वल टू m2 5/3 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 5/3 एंड 0। अब देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना वो 1 के साथ 5/3 को ऐड कर देंगे, लेकिन आपको पता है कि 0 अगर किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो सारी वैल्यू को 0 कर देगा, यानी कि आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी 5/3 डिवाइडिंग बाय हम 1 करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5/3 ही बचेगा। अब आते हैं, हमने एंगल को फाइंड आउट करना है। सो दैट वुड बी इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/3। हम निकालते हैं कैलकुलेटर से, शिफ्ट tan 5 डिवाइडिंग बाई 3, द आंसर इज 59.0 या 59 डिग्री। तो ये आपने इन जो दो लाइंस हैं इनके दरमियान आपने एंगल निकाल लिया। अब इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि एक लाइन कुछ इस तरह आ रही है तो दूसरी तकरीबन उसके साथ कोई 60 के एंगल पे जो है ना वो उसको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जब इंटरसेक्ट करेंगी तभी उनके दरमियान कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है उसमें आपके पास किस तरह की चेंजिंग आ सकती है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास जो वर्टिसेस हैं, ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और मीन्स आपके जो एंगल्स होंगे वो एक से ज़्यादा आएंगे। हम यहाँ पे एक ट्राइंगल सबसे पहले तो ड्रा करते हैं और फिर हम जो है ना वो इसके जो एंगल्स होंगे वो फाइंड आउट करेंगे, x, y और z। अब यहाँ पे एक एंगल बनेगा सपोज अल्फा, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गैमा। अब यहाँ पे आपने फोकस करना है। चलें, x के पॉइंट हैं -2 और 3, y के पॉइंट हैं -3 और -4 और z के पॉइंट हैं 5 एंड 2। अब आपने क्या करनी है, सबसे पहले जो आपका काम है वो है स्लोप्स निकालने वाला काम है। आप तीन जो हैं वो स्लोप्स निकालेंगे और फिर जो है वो आप एंगल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एंगल्स के लिए आपके पास जो स्लोप्स हैं वो यूटिलाइज होती हैं। अब जो m1 स्लोप है वो है x और y की स्लोप -4 -3 डिवाइडिंग बाय -3 + 2, यानी कि -7 ओवर -1। द आंसर इज 7। ये हमारा जो है वो पहला जो स्लोप है उसकी वैल्यू है जो कि किसकी इक्वल है, जो कि हमारे पास 7 की इक्वल है। अब हम आते हैं अपना जो सेकंड स्लोप है m2 के, वो इन दो का स्लोप्स है y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1, और इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 6/8 या 3/4। आई होप आपको जो स्लोप्स हैं, स्लोप्स के अंदर आपको किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। अब हम आते हैं m3 का जो स्लोप है उस पे, जो कि x और z का स्लोप है y2 माइनस y1, 2 -3 ओवर 5 + 2। सो द राइट आंसर इज -1 ओवर 7। ये हमने तीन जो हैं वो स्लोप निकाल लिए हैं। अब हमने इनको यूज़ करना है टू फाइंड आउट द एंगल। अब आपने सपोज ये, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है, पहला तो काम हो गया चलें स्लोप्स का। अब मसला आता है कि एंगल्स की डायरेक्शंस कैसे लगानी है। तो आपने एंगल्स की जो डायरेक्शन है, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए एंगल की जो डायरेक्शन होगी ना वो आप एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, ठीक है। एक तो होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। आपने एंटी क्लॉकवाइज लगाई है डायरेक्शन। अब सारी जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज ही लगेंगी। अब सारी जो एंटी क्लॉकवाइज लगेंगी, अगर आपको समझ नहीं आता तो आपने देखना है जहां पे ये एरो खत्म हो रहा है ना वहां से आपने उसकी टेल लगा देनी है। ये देखिए एरो यहां पे खत्म था, दूसरी साइड उसकी टेल कनेक्ट हो गई। अब एरो यहां पे खत्म हो रहा है तो इधर आपने एक और टेल लगा देनी है और हेड जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा।
आई होप आपको ये जो डायरेक्शंस लगाना है वो क्लियर हो गई होंगी। और इसमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉक। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी वजह है कि सबसे पहले अगर सपोज मैं निकालता हूँ टेन अल्फा जो है ना एंगल, अब फार्मूला आपने तो पढ़ा हुआ है m2 माइनस m1, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप्स की वैल्यूज़ हैं वो m3 की फॉर्म में है। अब फार्मूले को लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए ये जो एरोज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे एरो ख़त्म हो रहा होगा वो जो स्लोप होगा वो पहले आएगा, m3 माइनस m1। देखिए ना ये जो अल्फा एंगल है ये इन दो स्लोप्स के दरमियान है, m1 और m3 के दरमियान है। जहाँ पे एरो फॉरवर्ड की तरफ है वो स्लोप पहले आएगा, जहाँ पे उसकी टेल है वो स्लोप बाद में आएगा, ओवर 1 प्लस m3 एंड m1। तो इस काम के लिए, इस डायरेक्शन के लिए ये जो स्लोप है, ये जो डायरेक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है, एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। और आप जो देखेंगे स्लोप का फार्मूला m3 है, m4 है, अब कोई पैरेललोग्राम आ जाती है उसके एंगल निकालने होंगे तो फॉरवर्ड यानी कि जहाँ पे हेड होगा वो स्लोप पहले आएगी, जहाँ पे टेल होगा यानी कि जिन दो लाइंस के दरमियान एंगल है हेड वाली स्लोप पहले, टेल वाली स्लोप बाद में आएगी। अब आपके पास ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये मौजूद हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू m3 minus 1 by 7. The answer of m1 is minus 7 over 1 plus minus 1 by 7 and 7. तो आपको ये वैल्यूज़ जो लगा के ना सिंप्लीफाई करना ये इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटी सी भी आप मिस्टेक करेंगे तो एंगल सारा जो है आपका ख़राब आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में कट रहे हैं, -1 over 7 -7 over 1 minus 1। अब अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो 1 - 1 0 हो जाता है, आपको डायरेक्ट पता लग रहा है कि ये 1/0 है यानी कि इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। अगर आपको वो समझ नहीं आएगी तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा लेंथी स्टेप हो जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, आप डायरेक्टली इसको इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। देखिए ऊपर 1/0 फॉर्म जो भी होती है वो इन्फिनिटी कहलाती है, और आपको पता है कि टेन इनवर्स जो इन्फिनिटी होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि टेन जो 90 है उसके ऊपर उसकी जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट फॉर्म होती है, 1/0 लाइक फॉर्म होती है। तो ये था हमारा जो पहला एंगल है। अब हम आते हैं अपना दूसरा एंगल बीटा जो कि m1 और m2। अब इसमें अंदर दोबारा जो डायरेक्शन है उसका कॉन्सेप्ट दोबारा से यूटिलाइज होगा। तो टेन बीटा, अब इस फार्मूले को हम कैसे लिखेंगे, फॉरवर्ड माइनस रिवर्स, जहाँ पे हेड आएगा वो जो स्लोप की वैल्यू होगी वो पहले आएगी, m1 माइनस m2 होगी डिवाइडिंग बाय 1 प्लस m1 m2 आएगी। ठीक है, अब इसमें भी स्लोप्स तो m1 m2 ही हैं, फार्मूला जो है जनरलाइज्ड मैंने आपको बता दी है m1 और m2 के लिए, बट उसको अगर एक दो से ज़्यादा वैल्यूज़ निकालनी हो एंगल्स की तो जहाँ पे हेड आएगी वो पहले स्लोप, जहाँ पे टेल आएगी वो स्लोप बाद में आएगी। सो आपके पास अब टेन जो बीटा होगा वो निकलेगा, m1 की वैल्यू क्या है 7 माइनस m2 की वैल्यू क्या है 3/4 ओवर 1 प्लस 7 इंटू 3/4। अब इसके लिए हम एंगल को फाइंड आउट करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या आ रही है दूसरे एंगल की। ऊपर जो है वो 4 एलसीएम आ रहा है, 28 माइनस 3 आ जाएगा, और नीचे इसी तरह 4 एलसीएम जो बनेगा और यहाँ पे आएगा 4 प्लस 21 बन जाएगा। आई होप आपको एलसीएम के अंदर अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज इक्वल टू 10 बीटा। ये जो ऊपर वाली फ्रैक्शन वाला 4 है और नीचे वाली जो फ्रैक्शन वाला 4 है ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। सो 10 बीटा is equal to 25 dividing by 25 means beta is equal to 10 inverse of 1। और आप जानते हैं कि 10 इनवर्स जो 1 होता है वो 45 डिग्री, यानी कि 45 जो एंगल होता है 10 का वहाँ पे उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आपको समझ नहीं आती तो शिफ्ट 10 1 प्रेस करेंगे तो वो आपका जो आंसर होगा वो 45 निकल आएगा। ये था हमारा सेकंड एंगल। इसका जो थर्ड एंगल है गैमा वो आपने अब खुद से निकालना है। इससे आपकी जो एंगल्स फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको खुद से उसको सॉल्व करना भी आ जाएगा। अब जो गैमा एंगल है दैट इज बिटवीन m2 एंड m3।
फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड फार्मूला लिखना, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए हैं, आई होप आप उसको ज़रूर लिख लेंगे और आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे भी, दोनों में डिफरेंट स्लोप्स हैं, उस हवाले से मैंने फार्मूला आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। सो ये था हमारा जो डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द एंगल। अब इसमें चेंज क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम आ सकती है, 4 वैल्यूज आ सकती हैं, आपने 4 एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे। 4 एंगल फाइंड आउट करने होंगे तो हर एंगल के 2-2 मार्क्स होंगे और वो आपका 8 मार्क्स का एक हेल्दी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें भी ये जस्टिफाइड है, आप जो है वो 3 एंगल्स निकालेंगे, 3 जो एंगल्स हैं हर एक एंगल के करेक्ट मार्क्स आपके 2 हो गए, 6 मार्क्स हो गए, और 2 जो मार्क्स हैं वो इन स्लोप्स के फाइंड आउट करने के होंगे, तो ये 8 मार्क्स का आपका अच्छा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ, कि उसमें क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 2x, जो आपको लाइंस दी गई हैं एंड पैरेलल टू द x एक्सिस, आपने इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालनी है। अब इसके अंदर क्या है कि इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स हैं, ताकि वो भी आपको समझ आ जाए कि वो कैसे निकालते हैं। अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, पहली जो इक्वेशन है वो है 2x -5y + 4 = 0, और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 6x - 4y + 5 = 0। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप ये भी सॉल्व करेंगे तो इस पूरी एक्सरसाइज में जो सारे तकरीबन डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये एक रह रहा था पोर्शन जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि लाइंस कहाँ पे कट कर रही हैं, वो पॉइंट्स जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि वो कोई ना कोई x और y की वैल्यू होंगी, वो हमने निकालनी है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं जी इक्वेशंस को। अब इनमें से जो हमें लग रहा है ना, जो मेथड पहले भी मैंने करवाया है कि x का यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 6। अगर इस पहली इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है अगर हम उसको 6 कर दें तो हम इनका एक सेम हो जाएंगे, और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हम कैंसल आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। पहली जो इक्वेशन है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 6x, दूसरा बन जाएगा 15y, और +12 = 0। ये हमारी 3 इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी, सब्ट्रैक्टिंग 3 and 2। अब 2 के अंदर क्या है जी, 6x है, -4y है, और +5 = 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। और देखिए हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, देखिए सब्ट्रैक्ट करने से इनके साइन अब ऐड करने से तो सिमिलर हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइंस जो होते हैं वो बदल जाते हैं। जब साइन बदल जाएंगे तो ये जो पहले वाली वैल्यूज होंगी ये कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बन रहा है, -11y, और यहाँ पे क्या बन रहा है, +7 = 0। सो -11y = -7, सो y = 7/11। ये हमारा पहला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है y का वो निकला है। जब एक वैल्यू निकल आती है तो उसको आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी के अंदर भी सब्सटीट्यूट करके सेकंड जो वैल्यू होती है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ जी, आप पुट करेंगे y = 7/11 इन इक्वेशन नंबर, चलें 1 में पुट कर देते हैं, आपके पास चॉइस होगी, आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। 2x - 5 × 7/11 + 4 = 0। So 2x - 35/11 + 4 = 0. So 2x = -4 + 35/11। मैंने क्या कर दिया, मैं दूसरी साइड पे उस इक्वेशन को ले गया। सो यहाँ पे एक स्टेप करते हैं, 11 एलसीएम, इस 4 के नीचे 1 है, यहाँ पे 44 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा। सो 2x = -9/11, और x की वैल्यू होगी -9/22, यानी कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं x और y ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, वो आ रहे हैं -9/22
एंड 7/11। अब ये हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि यहाँ तक हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं अपने केसेस पे। पहला है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। जो आपने लाइन निकालनी होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इट मीन्स वो इस तरह की बात कर रहा है कि अगर एक्स एक्सिस, ये देखें ये एक्स एक्सिस है, इसकी कोई पैरेलल लाइन है, अगर उसकी पैरेलल लाइन होगी तो इम्प्लाइज दैट जो ए का केस होगा उसमें जो एक्स की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एक्स की वैल्यू जीरो, वाई एक्सिस के पैरेलल तो वाई की वैल्यू जीरो, वाई एक्सिस के पैरेलल इस तरह की लाइन आएगी तो वाई की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, जो कि दूसरा हमारा केस है। सो अब x की वैल्यू जीरो है तो सिर्फ यहाँ पे आप देखें y की वैल्यू रह जाएगी ना। सो y इज इक्वल टू 7/11। तो 11 को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें, 11y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली जो इक्वेशन है वो निकल आई है a के केस में, जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। अब हम आते हैं अपना जो दूसरा केस है b का, उसमें क्या चीज़ है जी, y एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या मतलब है, हो गया y की वैल्यू जीरो है। जब y की वैल्यू जीरो है तो अब इस केस को हम डिस्कस करेंगे कि x की जो वैल्यू है वो है -9/22। ठीक है, सो 22x इज इक्वल टू -9 या 22x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस या फैमिली ऑफ लाइंस आ गई। फैमिली ऑफ लाइंस यानी कि एक से ज़्यादा हमारे पास लाइंस आई हैं, एक ए के केस में, एक बी के केस में। तो ये हमने बड़ी डिटेल से जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट किया है और लाइंस को हमने फाइंड आउट किया है। आई होप आपको ये सारा जो लेक्चर है ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। आपने अब क्या करना है, होमवर्क के तौर पे आपने कोई एक क्वेश्चन के इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। कोई एक ट्राइंगल ले लें, एक कोई पैरेललोग्राम ले लें, 3-4 आप एंगल फाइंड आउट करेंगे। उससे क्या होगा, आपको जो एंगल्स होंगे वो फाइंड आउट करना आ जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर था उसको हम सम अप करते हैं। उसमें हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइंस के और एंगल्स जो हैं वो उनके फाइंड आउट किए हैं, उनके फार्मूलाज पे बात की है और उनको डिटेल से डिस्कस किए हैं। तो इस तरीके से आपकी जो 8.8 चैप्टर की जो 3 एक्सरसाइज है ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। फर्दर जो आपको थोड़ी बहुत असाइनमेंट दी है वो आपने करना है। अब इस लेक्चर में एक पेपर बाकी है, दैट इज़ अबाउट 8.4, और ये 4 लेक्चर में आपका जो चैप्टर है वो 100% क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई आपको नहीं समझ आती चीज़ें, किसी में प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होती है, तो यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब चैनल। आप वहाँ पे उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड एक्सरसाइज एज वेल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।